नमस्ते। जब हम दुनिया की आबादी की बात करते हैं तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये धरती पर हमारे सफर की कहानी है। इससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहना पसंद करते हैं और हमारा आने वाला कल कैसा हो सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कि किसी भी देश की असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि वहां के लोग होते हैं। और बात तो सही है। आखिर यही लोग तो हैं जो किसी देश को उसकी पहचान देते हैं, उसकी संस्कृति को जिंदा रखते हैं और उसके भविष्य की कहानी लिखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग रहते कहाँ हैं? और इसका जवाब आपको चौंका सकता है। दुनिया की 90% आबादी, जी हां, 90% आबादी धरती के सिर्फ 10% जमीनी हिस्से पर रहती है। जरा सोचिए इस बारे में। हमारा ये ग्रह कितनी असमानता से बसा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गैर बराबरी क्यों है? ऐसी कौन सी वजह हैं जो हमें कुछ जगहों की तरफ खींचती हैं और कुछ जगहों से दूर कर देती हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। भूगोलवेत्ता जॉर्ज बी क्रेसी ने एक बार एशिया के बारे में कहा था, यहाँ बहुत सारी जगहों पर कम लोग रहते हैं और बहुत कम जगहों पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और ये बात सिर्फ एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर लागू होती है। देखिए, दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 6, जैसे कि चीन और भारत, अकेले एशिया में है। मतलब दुनिया की लगभग 60% आबादी बस यहीं रहती है। तो हम ये कैसे मापते हैं कि कोई जगह कितनी भरी हुई है या खाली है? इसके लिए एक शब्द है, जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब बस इतना है कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। ये एक सिंपल सा टूल है, लेकिन आबादी के पैटर्न को समझने में बहुत मदद करता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है बल्कि कई चीजों के एक जटिल जाल में छिपा है। कुछ वजह तो कुदरती हैं और कुछ पूरी तरह से इंसानी। शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज से, प्रकृति से। जहां पानी है वहीं जीवन है। इसीलिए हजारों सालों से इंसानियत नदी घाटियों के किनारे बसती आई है। फिर आते हैं समतल मैदान, जहां खेती करना, घर बनाना, सड़कें बिछाना सब कुछ आसान होता है। साथ में अगर मौसम भी सुहाना हो और मिट्टी भी उपजाऊ हो तो बस वो जगह इंसानी बस्तियों के लिए एकदम परफेक्ट बन जाती है। लेकिन सिर्फ प्रकृति ही सब कुछ तय नहीं करती। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज लोगों को खींचती है वो है मौका, आर्थिक अवसर। चाहे वो अफ्रीका के तांबे की खदानें हों या जापान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इलाके जहां नौकरियां होती हैं, लोग वहीं खिंचे चले आते हैं। और शहर तो चुंबक की तरह काम करते हैं, जहां बेहतर पढ़ाई, इलाज और रोजगार के मौके मिलते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि लोग कहाँ रहते हैं। पर अब अगला सवाल ये है कि ये संख्याएं बदलती कैसे हैं? आबादी सिर्फ बढ़ती ही नहीं, ये घटती भी है और एक जगह से दूसरी जगह जाती भी है। ये इंसानियत के लगातार बदलते रहने की कहानी है। ये जनसंख्या परिवर्तन शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। किसी जगह पर समय के साथ लोगों की संख्या में आने वाला बदलाव। ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब आबादी बढ़ सकती है, या नेगेटिव भी, यानी आबादी घट सकती है। और ये बदलाव हमें किसी भी समाज की तरक्की के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक वृद्धि, जो कि जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर है। फिर इसमें हम जोड़ते हैं नेट माइग्रेशन, मतलब उस जगह पर कितने लोग बाहर से आए और कितने लोग वहां से बाहर गए। इन दोनों को मिला दीजिए तो हमें मिल जाती है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के पीछे अक्सर 2 तरह की ताकतें काम करती हैं। एक धक्का होता है जो उन्हें अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करता है, और एक खिंचाव होता है जो उन्हें किसी नई जगह पर बुलाता है। धक्का देने वाली वजहें हो सकती हैं बेरोजगारी या कोई कुदरती आफत, जबकि खिंचाव देने वाली वजहें होती हैं बेहतर नौकरी के मौके या शांति और सुरक्षा। अब ये जो जन्म, मौत और पलायन के पैटर्न है ना, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे जैसे कोई समाज खेतीबाड़ी से आगे बढ़कर इंडस्ट्री और शहरों की तरफ बढ़ता है, उसकी पूरी आबादी की कहानी ही बदल जाती है। चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की थ्योरी है, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसे आप एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं। ये थ्योरी बताती है कि कैसे कोई भी देश जब ग्रामीण से शहरी और खेती से इंडस्ट्री की ओर बढ़ता है तो वहां जन्म और मृत्यु की दरों में एक खास तरह का बदलाव आता है।
ये जो बदलाव है ये आमतौर पर 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा होती हैं, तो आबादी लगभग स्थिर रहती है। दूसरे स्टेज में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने से मृत्यु दर तो तेजी से गिरती है, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है। नतीजा जनसंख्या विस्फोट। और फिर आता है तीसरा स्टेज, जहां समाज के शिक्षित और समृद्ध होने पर जन्म दर भी घट जाती है और आबादी एक बार फिर स्थिर हो जाती है। अब ये सारे सिद्धांत और आंकड़े हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। हमारे इस भीड़ भरे ग्रह का भविष्य क्या है? जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है, क्या हमारे पास सबके लिए पर्याप्त संसाधन होंगे? ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आज से 200 साल से भी पहले 1798 में एक विचारक थे, थॉमस मैल्थस। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उनका तर्क था कि इंसानी आबादी हमेशा खाना पैदा करने की हमारी क्षमता से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। माल्थस के हिसाब से इस गड़बड़ी का अंजाम बहुत भयानक था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि प्रकृति खुद इस बढ़ती आबादी पर लगाम लगाएगी। कैसे? अकाल, बीमारी और युद्ध के जरिए। ये एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर थी, लेकिन इसने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज तक जारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास इस समस्या से निपटने के लिए बेहतर और कहीं ज्यादा इंसानी तरीके हैं। परिवार नियोजन जैसी चीजें लोगों को ये फैसला लेने में मदद करती हैं कि उनका परिवार कितना बड़ा हो। और सबसे जरूरी बात, महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा में निवेश करना। ये न सिर्फ नैतिक रूप से सही है, बल्कि आबादी को स्थिर करने का सबसे असरदार तरीका भी साबित हुआ है। तो आखिर में हम एक चौराहे पर खड़े हैं। माल्थस की डरावनी भविष्यवाणियां एक चेतावनी थी, हमारी किस्मत नहीं। आज हमारे पास जो ज्ञान और साधन हैं, उनकी 2 सदी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमारी आबादी की कहानी हमेशा से ही बदलाव की कहानी रही है।